वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल योर सक्सेस कोचिंग सेंटर में। मैं आज आपके समक्ष JCERT द्वारा जारी किया गया जो मॉडल प्रश्न प्रारूप है उसका सेट 5 पेश करने जा रहा हूं। चलिए इसके प्रश्न की ओर चलते हैं। और 15-16 दिनों में हमारी परीक्षा होने जा रही है, इसलिए छात्रों से अनुरोध है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल सेट का अध्ययन करें और उसका अध्ययन करने के बाद उसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि वो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर स्कोर कर सकें। तो चलिए हम ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए इसके प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है कि स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा ये फ्रांसीसी क्रांति की देन है। दूसरा प्रश्न है बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना। बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर 1871 ईस्वी में बना। अगला प्रश्न हमारा है मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ किंतु वह सर्वत्र बंधनों से जकड़ा हुआ। यह कथन किस दार्शनिक का है। यह कथन रूसो द्वारा दिया गया है। और यह कथन जो लिया गया है, जिस पुस्तक से लिया गया है वो किताब सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है किसके कल्पनादर्श यूटोपिया में एक आदर्श समाज की कल्पना की गई है। यूटोपिया एक इस प्रकार की समाज की कल्पना था जो वास्तविक नहीं हो सकती थी, जिसको साकार नहीं किया जा सकता था। और इसकी कल्पना तो की गई थी फ्रेडरिक सारियो द्वारा, लेकिन जो वास्तविक या हकीकत में इस समाज की कल्पना या नींव नहीं रखी जा सकती थी। और फ्रेडरिक सारियो एक फ्रांसीसी चित्रकार थे। यंग इटली की स्थापना किसने की। यंग इटली की स्थापना मैगजीनी ने की। अगला प्रश्न हमारा है असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना से हुई। तो असहयोग आंदोलन की समाप्ति चौरी चौरा घटना से हुई। यह घटना जब असहयोग आंदोलन चरम पर था तो उस दौरान अंग्रेज़ और क्रांतिकारियों के बीच में झड़प हो गई। और झड़प के दौरान अंग्रेज़ों ने 3 क्रांतिकारियों को मार दिया। और मारने के बाद 5 फरवरी 1922 को पुलिस प्रदर्शनकारियों ने उग्र होकर पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसके परिणामस्वरूप 22 पुलिस वाले जिंदा मारे गए। इस घटना से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। अगला प्रश्न हमारा है स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से भारत माता की छवि को किसने चित्रित किया। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की। तो खुदाई खिदमतगार की स्थापना अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। इसमें कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है। तो जल एक नवीकरणीय संसाधन है, पवन एक नवीकरणीय संसाधन है, सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन है, जबकि कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। कितने किलोमीटर बाद किसी देश का महासागरीय संसाधन पर अधिकार नहीं है। तो जब किसी देश की सरहद ख़त्म होती है और जलीय क्षेत्र पड़ता है, तो जलीय क्षेत्र में किसी देश के जो अधिकार होता है वो 200 किलोमीटर होता है। उसके बाद किसी का अधिकार नहीं होता है उस सागर या महासागर पर। अगला प्रश्न हमारा है भारत में कुल कितने क्षेत्रफल पर पठारी भाग हैं। तो भारत के 27% भाग पर पठारी भाग हैं। तो 27% भाग हमारा पठारी हो गया। 43% भाग जो है वो मैदान है। 30% भाग हमारा पर्वत है और 27% पठार है। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 27 खा। अगला प्रश्न मृदा अपरदन का कौन सा कारण नहीं है। तो मृदा अपरदन जल के कारण मृदा अपरदन होता है। वायु मृदा अपरदन का कारक है। हिम बर्फ़ के कारण भी मृदा अपरदन होता है। लेकिन वन मृदा संरक्षण का एक कारक है। अपरदन नहीं बल्कि मृदा के संरक्षण को बढ़ावा देता है, मृदा अपरदन को रोकता है।
तो ये इसका उत्तर यही हो जाएगा, घा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में उपलब्ध स्तनधारियों में कितने प्रतिशत को लुप्त होने का खतरा? तो भारत में 20% स्तनधारी ऐसे हैं जिसके लुप्त होने का खतरा बहुत ज़्यादा है। सदाबहार वृक्ष चीड़ एक औषधीय वनस्पति है, किस राज्य में पाया जाता है? तो वो सदाबहार वृक्ष चीड़ जो होता है ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है, बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाता है। तो बिहार बर्फीला क्षेत्र नहीं है, झारखंड बर्फीला नहीं है, मध्य प्रदेश बर्फीला नहीं है, ये पठारी क्षेत्र है। जबकि हिमाचल प्रदेश एक बर्फीला और पठारी क्षेत्र है, इसलिए इसका उत्तर हमारा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, पेड़ एक विशेष असीमित जलवायु और उदारपूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता है और दानशीलता अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक का भी छाया प्रदान करता है। यह कथन किसका है? यह कथन जो दिया था गौतम बुद्ध ने दिया था। अगला प्रश्न है, विश्व में कुल आयतन का लगभग कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? तो लगभग 96.5% जो जल है महासागरों में है और यह पानी खारा है, इस पानी को हम पी नहीं सकते। बाकी जो शेष बच जाता है 2.5% पानी, वही पानी हमारे पास दुनिया में उपलब्ध है पीने के लिए, जितना हम पीते हैं, और वो भी नदियों में ज़मीन में बर्फ़ के रूप में सब ये सब मिला करके हैं। अगर देखा जाए तो दुनिया में पीने योग्य पानी 1% भी नहीं है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से कौन सा लाभ है? बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बाढ़ पर नियंत्रण होता है, सिंचाई की सुविधा होती है, जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है, इसलिए इसका उत्तर उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारण से कम हो रही है? तो वर्षा जल संग्रहण की रीति कम होने की वजह इंदिरा गांधी नहर है, जिससे वहाँ 12 महीने जल की सुविधा उपलब्ध हो रही है। किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? तो किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। तो प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है देश की कुल राष्ट्रीय आय को अगर हम कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, एक अमीर परिवार की लड़की के लिए विकासात्मक लक्ष्य हो सकता है? तो उसका उत्तर हो जाएगा, उसके भाई को जितनी स्वतंत्रता मिलती है उतनी स्वतंत्रता उसे भी मिले। अगला प्रश्न है, शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है? शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात को दर्शाता है। भारत में शिशु मृत्यु दर दुनिया के अन्य देशों से बहुत ज़्यादा है और यहाँ जन्म के दौरान महिलाओं की मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। निम्नलिखित में से ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? तो निम्नलिखित में से ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है, इसलिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत अगर हम मानेंगे तो ये सभी हो जाएगा, इसका उत्तर उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन सी आर्थिक गतिविधियां तृतीयक क्षेत्र में नहीं आती? तृतीयक क्षेत्र में क्या नहीं आती है? तो तृतीयक क्षेत्र में मधुमक्खी पालन नहीं आता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मधुमक्खी पालन। मनरेगा, तो मनरेगा का विस्तारित रूप उसका फुल फॉर्म क्या है? तो मनरेगा को हम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसी वर्ष में उत्पादित डैश के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है, सलमा किस क्षेत्र की गतिविधियों में संलग्न है? तो इसका उत्तर हमारा जो हो जाएगा, इसका उत्तर संगठित क्षेत्र हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा संगठित। भारत के किस क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है? कृषि क्षेत्र, क्योंकि कृषि में जहाँ पर 2 लोग काम कर सकते थे वहाँ 4 लोग या 5 लोग 6 लोग लगे हुए हैं,
काम उतना ही है, लेकिन लोग ज़्यादा हो जाना इस की वजह से उसको हम छिपी हुई बेरोजगारी कह सकते हैं। लोग बेरोजगार हैं और बेरोजगारी की वजह से ही कृषि में लोग ज़्यादा लग जुड़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, इस क्षेत्र के श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते हैं। तो इस क्षेत्र में तृतीयक क्षेत्र को हम एक ऐसा क्षेत्र मानते हैं जो माल का उत्पादन नहीं करता है, बल्कि यह क्षेत्र सेवा क्षेत्र होता है। बैंकिंग हो गया ये, तो बैंकिंग सेवा क्षेत्र जो होता है, बैंकिंग वगैरह जो है सेवा क्षेत्र में आते हैं। तो ये क्षेत्र कभी माल का उत्पादन नहीं करते हैं। बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य जो हो जाएगा, इसका उत्तर हमारा हो जाएगा बेल्जियम में अलग सरकार है। इसमें डच एवं फ्रेंच भाषी समुदायों का असमान प्रतिनिधित्व है। ये गलत है। बाकी सारे 3 जो ऑप्शन है का, खा और ग, ये सही हैं। इसमें असत्य का चुनाव करना था, तो घा जो है असत्य है, बाकी सही है सभी। संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश इसमें से कौन नहीं है? तो संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश श्रीलंका नहीं है, यह एकात्मक शासन प्रणाली वाला देश है। इनमें से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो एकात्मक शासन व्यवस्था वाला देश श्रीलंका है। शिक्षा की सूची में शामिल है। तो शिक्षा को समवर्ती सूची कहा जाता है और इस सूची पर राज्य और केंद्र दोनों का समान अधिकार होता है। दोनों कानून बना सकते हैं और दोनों को ही मिलकर इसको संचालित करना होता है। भारत में स्थानीय शासन प्रणाली कितने स्तर की है? तो भारत में स्थानीय शासन प्रणाली त्रिस्तरीय है। राज्य, केंद्र और ग्रामीण, तीनों क्षेत्रों को मिलाकर शासन किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, संघीय सरकार की एक व्यवस्था नहीं है। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ग जो है, इसका उत्तर हो जाएगा निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं। ये विशेषता नहीं है। बाकी जो कह सकते हैं क, ख और घ जो ये सही है संघीय सरकार की विशेषता के लिए, घ जो है सही नहीं है। निम्न में से कौन सुमेलित है? सुमेलित इसमें हो जाएगा अवशिष्ट शक्ति केंद्र सरकार के अधीन होती है। जो शक्तियाँ जो राज्य केंद्र के अंतर्गत, वैसी शक्तियाँ जो राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में नहीं है, उस पर केंद्र सरकार का कानून चलता है। इनमें से कौन सा एक हित समूह का उदाहरण है? तो एक हित समूह जो है वामसेफ है, यह मूल निवासियों का एक संघ है, बहुजनों का एक संघ है जो उसे जागरूक करने का प्रयास कर रहा ताकि वह जो ब्राह्मणों के छद्म युद्ध में फंसा हुआ है उनसे ऊपर निकले और उनके प्रोपेगेंडे से बचे और अपने विकास कर सके। अगला प्रश्न हमारा है, नेपाल में हुए जन संघर्ष को किस निम्न में से क्या कहा गया था? तो इसके लिए इसका उत्तर हो जाएगा लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन कहा गया था। अगला अंतिम सवाल है, लोकतंत्र और जनसंघर्ष के संबंध में क्या असत्य है? असत्य हो जाएगा लोकतंत्र का जनसंघर्ष के माध्यम से विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो लोकतंत्र में जनसंघर्ष के माध्यम से विकास अवरुद्ध नहीं होता है, लेकिन जब तक जनसंघर्ष नहीं होता है तब तक बहुत सी चीज़ें लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो गलत होती है वो सुधार नहीं होता है। तो ये आज मैंने आपके समक्ष 10वीं वर्ग की जो सोशल साइंस के जो 5वां सेट है उसको रखा। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हुए तो जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि अब तक लेटेस्ट वीडियो की अपडेट पहुंचती रहे। धन्यवाद।